ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा कोई और डिसीज़ भी हो सकती थी जिस पे हम बात कर सकते हैं आज, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ही क्यों? ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात नहीं करते हम। कंटेंट्स हैं जिस पे हम आज बात करेंगे: इंट्रोडक्शन, कॉजेज़, सिम्टम्स, स्टेजेस, डायग्नोसिस कि इसको किस तरह से तशखीस किया जा सकता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या। ब्रेस्ट कैंसर है क्या? यूजुअली ये एक ट्यूमर होता है जो कि एज अ लम्प जो है वो ब्रेस्ट में फील होता है, और इसको बहुत ईज़िली प्रोब से, एक्सरे के ज़रिए और मेनोग्राम के ज़रिए जो है वो डायग्नोज भी किया जाता है। और ये लोगों को नहीं पता, वो पता नहीं क्यों डरते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो बताया जाए और इसको किस तरह डायग्नोज किया जाएगा, क्या ट्रीटमेंट होगी। और बहुत ही कॉमन मिथ है हमारे माशरे में कि लोहा लग गया तो फिर ये मर्ज़ जो है वो बढ़ जाएगा और मौत वाक़ई हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। हम इस डर को अपने माइंड पे इतनी ज़्यादा सवार कर लेते हैं कि इसका जो मर्ज़ है वो सालों अपने अंदर जो है वो पाल रहे होते हैं, और जब स्टेज 1 से 2, 3, 4 पर बढ़ जाता है और फिर आपको बहुत ही डेंजरस सिम्टम्स आने लगती हैं, पेन और डिफरेंट और दूसरे इश्यूज़ होने लगते हैं, तो उसके बाद हम OPD पे जाते हैं डॉक्टर के पास और फिर उसको बताते हैं कि हम जो है वो इस मर्ज़ के साथ लड़ रहे हैं। तो फिर एक कॉमन डायग्नोस्टिक टूल है, उसको जो है वो उसमें हिस्टोपैथोलॉजी उसकी होती है, उसका एक पार्ट लिया जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि लोहा लग गया तो फिर ये मर्ज़ जो है वो बढ़ जाता है और फिर जो है वो मौत आके हो जाती है। तो अगर हम जाएंगे ही स्टेज 4 में और उसको डायग्नोज होने में इतना टाइम लग जाएगा तो फिर जो शरह अमवात हैं वो भी इसके लिए जो है वो इसी तरह से फिर 19,000 डेथ जो हैं वो वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो है वो देखी जाती हैं। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा तमाम कैंसर की, तो 1% बाकी दूसरे कैंसर से जो है वो डेथ होती है और 7% जो है वो जस्ट ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो है वो अमवात हो रही है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जेंडर वाइज फीमेल्स में जो है वो बहुत ही कॉमन है, और मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर देखे जाते हैं बट वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। बट फीमेल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मौके हो जाते हैं। एज फैक्टर की बात की जाए तो पहले हम सुना करते थे कि ये तो औरतों में पाया जाता है मर्ज़, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो औरतें जो है वो इससे 2-4 होती हैं। लेकिन 18 to 45 एज तो है ही सूटेबल एज कि इनमें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। डिफरेंट इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो टीन एजेस लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इनमें भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के जो है ना अमवात मौके बढ़ गए हैं। और उसके जो है वो रीज़न्स डिफरेंट हैं। हम हार्मोनल डाइट ले रहे हैं जिसमें कॉमन है चिकन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कैन जूसेस हैं जो कि हम जो है वो बहुत ईज़िली ले रहे होते हैं। डिफरेंट कॉस्मेटिक्स हैं, उसको जो है वो बहुत ईज़िली यूज़ कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि उसके अंदर शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर लीड करती हैं। अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है वो मेडिकल फील्ड के ही बच्चे मौजूद हैं। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, 2 तरह के ट्यूमर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और इनमें अगर फ़र्क की बात की जाए तो कि बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेनली डिफरेंस क्या है, तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो उसमें मैलिग्नेंसी या स्प्रेडिंग पावर नहीं होती, वो फैलता नहीं है सराउंड टिश्यूज़। जिस भी टिश्यू के अंदर बेनाइन ट्यूमर हो रहा है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में मैलिग्नेंसी पावर उसकी नहीं होती, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो इतनी ज़्यादा मैलिग्नेंसी उसके अंदर पाई जाती है कि वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं और मैलिग्नेंसी कॉज करते हैं, और ये कैंसर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। तो इसमें ख़तरनाक मैलिग्नेंसी है ही, लेकिन अगर बेनाइन ट्यूमर को नहीं देखा गया, कि बहुत सारी ख़वातीनें ऐसी होती हैं कि मुझे ये मसला तो रहा है, जब हिस्ट्री लेते हो कि पता चलता है कि इनको तो शादी से पहले ये तमाम चीज़ें जो है वो थीं, आज से तकरीबन 10 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन चूँकि वो पेन नहीं करती और कोई इश्यूज़ नहीं होते थे, उनको किसी तरह की सिम्टम्स नहीं मिलते, उस ट्यूमर की वजह से, बेनाइन ट्यूमर की वजह से वो ग्रो नहीं कर रहा, तो फिर वो जो है वो नहीं देखते उसके बियॉन्ड के, वो कहीं जाके जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा भी सकता है, और बेसिकली अवेयरनेस नहीं है। मेन इशू ही इज़ द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। हम में से यहाँ बैठा हर शख्स हेलन केलर को जानता है।
हेलन केलर जो है वो एक बहुत नॉर्मल चाइल्ड थी बिल्कुल, लेकिन कुछ टाइम बाद बीमारी की वजह से डीफ एंड डम रहकर जो है वो इसने अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारी और उसमें इसने बहुत काम किया। तो ये कॉन्फिडेंस और होप, उम्मीद को जो है वो बहुत फोकस करती है। इसके बहुत सारे जुमले मशहूर हैं इनकी जो है वो होप्स की वजह से। तो हमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जस्ट ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट बाकी नहीं रहता, क्योंकि जो उम्मीद होती है वो ही आपको जो है वो सबसे पहले मदद करती है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और फिर वापस सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कैंसर स्टार्ट होता कहाँ से है? डिफरेंट जो है वो पार्ट्स हैं बॉडी के, जिसमें जो है वो डक्ट है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। जैसे अगर डक्ट में कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होता है तो उसको जो है वो हम डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। लोब्यूल्स एक पार्ट है जिसको जो है वो अगर उसमें कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है तो वो लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कहलाती हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन है, स्टार्ट ये लम्प से ही होता है। स्टार्ट इसकी जो है वो लम्प से ही होती है कि सबसे पहले जो है वो लम्प्स आपको फील होते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करें अपनी ब्रेस्ट में, अराउंड द ब्रेस्ट उसका। देन फिर इस बीमारी को समझने के लिए इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट के जो है वो ग्लैंड्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ और ये फाइब्रस टिश्यूज़ से जो है वो मिलकर बने हुए हैं। फिर ये जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पर डिवाइड होते हैं, जिसमें लोब्यूल्स हैं, डक्ट्स हैं। लोब्यूल्स जो है वो मिल्क प्रोडक्शन का काम कर रही होती हैं। देन फिर इसमें टीनी डक्ट्स पाए जाते हैं और टीनी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि जो है वो कनेक्ट हैं आपस में। और तकरीबन 78% जो है वो देखा जाता है कि डक्टल कैंसर पाया जाता है पेशेंट्स में, और लोब्यूलर कैंसर बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो लोब्यूलर कैंसर है, क्योंकि वो फिर लिम्फ नोड को टारगेट करता है। और अगर लिम्फ नोड में ब्लड के ज़रिए जो है वो कैंसर पहुंच जाए तो हम सबको पता है कि लिम्फ नोड हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और फिर वो किसी भी ऑर्गन को जाके जो है वो टारगेट करते हैं और वहाँ पर जो है वो कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। टाइप्स क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर की? दो मेनली टाइप्स हैं इसकी, एक नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स हैं और इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर हैं। जो नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स हैं ये इन्वेड होते हैं अराउंड द फैटी टिश्यूज़ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और तकरीबन डक्टल और लोब्यूलर कार्सिनोमा तकरीबन 90% जो हैं वो नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं वो पेशेंट्स में देखे जाते हैं। इसके अलावा जो इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स हैं इसमें ये क्या करते हैं कि डक्ट्स को और लोब्यूल्स को आपस में ब्रेकआउट करते हैं और इन्फ्लेमेटरी जो है वो सेल को जाके टारगेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मेटास्टेसिस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कम लोगों में देखा जाता है, इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हर पेशेंट को जो है वो इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है वो देखा जाए, लेकिन ये ख़तरनाक बहुत होता है। अगर हम ट्यूमर को नज़रअंदाज करते हैं तो वो आगे बढ़कर जो है वो बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती है। न से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्प्रेड होता है या फैलता है। जिस तरह मैंने बात की कि हमारी पूरी बॉडी में जो है एक लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और वो हर ऑर्गन से इंटरकनेक्ट होता है। तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाएं, मींस वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं, वो अपर द सब क्लेविकुलर रीजन पे, लोअर सब क्लेविकुलर रीजन पे, या फिर जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं अंडर द बिनीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ और फैटी टिश्यूज़, वहाँ पे जो है वो अगर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये जो है वो लिम्फ नोड्स को टारगेट करने के बाद लिम्फेटिक टिश्यूज़ में आ जाते हैं खून के ज़रिए और फिर पूरी बॉडी में फैलकर ये लंग्स, जिगर को, लिवर को, किडनी को, बोन्स को भी टारगेट करते हैं। और फिर ये जो सेल्स हैं कैंसर सेल्स, वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टेज 4 पे जाके डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट करके वहाँ पे भी उसकी जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। मेनली जो कॉज और रिस्क फैक्टर्स की हम बात करेंगे उसमें फर्स्ट पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री है। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री के लिए जो है मैं आपको जीन की स्टोरी सुनाना चाहूँगी, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही अगर मिस हो गया तो फिर ये पर्सनल और इनहेरिटेंट वाला जो फैक्टर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो एक जीन है, सबकी बॉडी में जो है वो जीन है जो कि मेन जो है वो बॉडी का एक जुज़ है,
जिसकी जो है वो जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में और उनके जो वालिदैन हैं उनमें उनके वालिदैन से ट्रांसफ़र होता है। और जीन जो है वो मेनली सेल्स के फंक्शन में काम कर रहा होता है, जो कि डीएनए उसको जो है वो लुक आफ्टर करता है, देखता है। देन ये जो जीन्स होती हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो इसमें BRCA जीन और BRCA2 जीन, BRCA जीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन कहलाती हैं। इसकी ख़राबी की वजह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। और अगर मैं बात करूं इसके पूरे खाके की मींस पैथोफिजियोलॉजी की, तो मेन सेल है प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक मेन किरदार अदा करता है, और वो किरदार है सेल के ग्रोथ का, नॉर्मल सेल के ग्रोथ का। मींस अगर कोई स्क्रैच लग जाए बॉडी में, चोट लग जाए, माइनर हो या फिर मेजर हो, एक्सीडेंटल या फिर सिर्फ और सिर्फ एक सुई से कोई स्क्रैच लग जाए, तो हमारे सेल्स बॉडी जो हैं वो नॉर्मली सेल्स को ग्रोथ करके वापस उसको अपनी शेप में ले आते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का, ठीक है। तो ये जो प्रोऑन्कोजीन है, प्रोऑन्कोजीन ये वाला काम सर अंजाम देते हैं नॉर्मल सेल ग्रोथ का। इसके अलावा जब प्रोऑन्कोजीन, अगर मैं एग्जांपल दूं कि बाईसाइकिल है और बाईसाइकिल में जो है वो नॉर्मली जब हम पेडल चलाते हैं तो वो जो पेडल चल रहा है वो वाला प्रोसेस जो है वो प्रोऑन्कोजीन का है। फिर इसके बाद आते हैं एक बेड जीन जो कि ऑन्कोजीन कहलाते हैं, जो कि मेन वजह है कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन का। इसका काम क्या होता है और हम इसको बेड जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो जो बाईसाइकिल की पेडल है मींस प्रोऑन्कोजीन है, उनके फंक्शंस में खलल पैदा करते हैं और उसके पेडल को स्टक कर देते हैं। मींस नॉर्मल बाईसाइकिल की पेडल इस तरह मूव होती है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो सेल्स को ग्रोथ करने के लिए वो इस तरह से वर्क कर रही है, लेकिन ऑन्कोजीन आकर इसको स्टक करता है बाईसाइकिल की पेडल को, और वो स्टक होने के बाद इस तरह से मूव करती है जिस तरह से बाईसाइकिल की पेडल मूव करती है। तो इसने क्या किया, सेल की ग्रोथ को डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तमाम प्रोसेस में जो नॉर्मल सेल्स बन रहे थे, एक तो उनमें खलल पैदा हुआ कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो गए, और दूसरा जो नॉर्मल सेल्स बन रहे थे वो उस स्पीड में, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी में बनने लग गए, उनकी डिवीज़न तेज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है वो मेन काम होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, जो कि BRCA जीन है, जो इसका कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का। ये नॉर्मली हर बॉडी में मेन काम करता है कि ये सेल को, इसके 3 मेन फंक्शंस हैं कि ये जो गलत जीन्स बन रहे होते हैं, एक तो उनको ठीक करता है, जीन्स की मिस्टेक को ठीक करता है। सेकंड, ये स्लो डाउन करता है, मींस अगर स्पीड बढ़ गई है प्रोटोऑन्कोजीन की न्यू सेल ग्रोथ की, तो ये ब्रेन को मैसेज देता है कि जी बहुत ज़्यादा तेज़ी में न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो इसको जो है वो नॉर्मलाइज़ किया जाए। हम सबकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक होम्योस्टेसिस पैटर्न काम कर रहा होता है। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है तो वो तमाम मैसेजेस ब्रेन को देता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो क्या होता है कि एक स्लो हो जाता है सिस्टम सेल ग्रोथ का। तो एक तो इसने मेन काम ये कर दिया। दूसरा ये किया कि ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं जीन्स की प्रोडक्शन में, सेल की प्रोडक्शन में, इसको ठीक कर रहा है साथ ही साथ। और सेट ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस सर अंजाम देता है। मींस दैट कि जो बिल्कुल ख़राब जीन हैं और जिनकी मिस्टेक्स को ठीक नहीं किया जा सकता या ज़्यादा मिकदार में वो सेल्स बन गए हैं, तो वो उनको प्री प्लान्ड उन सेल्स को मार देता है, उसकी डेथ का बायस बनता है। तो जब ट्यूमर नेक्रोसिस जीन ठीक तरीके से काम नहीं करते, तो ऑन्कोजीन ने तो काम ख़राब पहले ही किया हुआ था, यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस जीन ने अपना काम छोड़ दिया और अगेन बहुत तेज़ी से जो है वो सेल की डिवीज़न हो गई। तो यही जो है वो कैंसर सेल्स डिवीज़न है। नॉर्मली यही जो है वो डिफरेंस है कि नॉर्मली सेल तो ग्रोथ कर रहे होते हैं, बट एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ कैसे होता है जो कि आइंदा आने वाले टाइम पे कैंसर की शक्ल दिखाता है। तो यही जो है वो सेम वजह है। इसको समझाने के लिए फर्स्ट पॉइंट को कि पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री से किस तरह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर एक ख़ानदान दर ख़ानदान वो चला आ रहा होता है। नेक्स्ट, जिन ख़वातीन को बच्चे नहीं होते अपनी पूरी आफ्टर मैरिड लाइफ, वो जो है वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स का शिकार होती हैं कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखा जाए। इसके बाद
अगर वो ख़वातीन जिनकी शादियां लेट होती हैं या फिर उनके बच्चे आफ्टर 30 एज उनके हो रहे हैं, तो भी जो है वो उनमें ज़्यादातर जो है वो देखा जाता है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर के जो है वो रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनमें भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो जो कि हार्मोनल पिल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनमें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। जितने भी लोग जो कि इस मर्ज से लड़ रहे हैं, उनका जब बैकग्राउंड हिस्ट्री उनकी ली गई तो फिर पता चला कि जी ये इनमें से कुछ ना कुछ को हिट कर रहे थे और फिर इनको जो है वो आइंदा आने वाले फ्यूचर में इस बीमारी से जो है वो दो चार होना पड़ा है। जो है वो सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड निपल रेडनेस, कोई भी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज हो, पस डिस्चार्ज हो, ये भी जो है वो एक वजह है जो कि ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो एक मेन रीज़न है। कुछ ख़वातीन में ऐसा होता है कि ट्यूमर्स होते तो हैं बट फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में वो नहीं सामने आते, आफ्टर फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी। तो इसलिए पूरा एक प्रॉपर तरीका है कि किस तरह से आपको फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो करना है। क्योंकि नॉर्मली जो अगर हम एनाटमी की बात करें ब्रेस्ट की, तो नॉर्मली हमें उसमें जो है वो डिफरेंट लोब्स मिलते हैं, डिफरेंट डक्ट्स मिलते हैं जो कि फिंगर्स में फ़ील होते हैं। तो वो वैसे ही लग रहा होता है कि ये एक्स्ट्रा क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो गई है। तो इसलिए हमने एग्ज़ामिनेशन में इस टिप को यूज़ नहीं करना होता, हमने इस फिंगर्स को यूज़ करना होता है ताकि हम उसको जो है वो ट्यूमर ना समझ बैठें, जो नॉर्मल एनाटमी है। देन वो लेट मेनोपॉज एक रीज़न है। कुछ ख़वातीन जिनमें 45 के बाद से मेनोपॉज हो जाता है, बट कुछ ऐसी हैं जो कि 55 भी क्रॉस कर लेती हैं बट मेनोपॉज जो है वो नहीं होता और उनकी साइकिल नॉर्मल चल रही होती है, तो उसमें भी मेन कॉज ये रिस्क फैक्टर में आता है। देन फिर वो बच्चियाँ जिनकी मीनार की एज अभी नहीं आई लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो ये भी एक जो है वो रीज़न है। इसके स्टेजेस, स्टेज 0 बहुत सेव है, इसको अगर एग्जामिन ठीक किया जाए, इसकी डायग्नोसिस हो जाए और इसका क्योर लाजमी है। इसके जो आफ्टर डिटेक्शन जो है वो उसको कंप्लीट क्योर हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और इसमें जो है वो सिर्फ नॉन इन्वेसिव कैंसर ही जो है वो देखे जाते हैं। दैन स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लेस देन 3 क्वाड्रेंट, हमने पीछे बात की थी क्वाड्रेंट्स की, लोब्स की, तो लेस देन 3 क्वाड्रेंट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो वो स्टेज 1 है। और अगर मोर देन 3 क्वाड्रेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं कैंसर सेल से, तो फिर वो अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाता है स्टेज 2 में। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 2 जो है वो स्प्रेड आउट होता है डिफरेंट लिम्फ नोड्स में और ये जो है वो कैंसर का सबब बनता है। इसके अलावा स्टेज 3 में ये 2 इंचेस पर डायामीटर जो है वो बड़ा होता है, जहाँ पे भी इसकी अगर मेजरमेंट की जाए तो ये अराउंड द ब्रेस्ट 2 इंचेस पर डायामीटर बड़ा है, तो उसको जो है वो हम स्टेज 3 कहेंगे। और इसमें जो है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और इन्फ्लेमेशन और जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स में जो है वो देखने को मिलती हैं। देन फिर स्टेज नंबर 4 ये मेटास्टेटिक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, बहुत ईजली जो है वो अराउंड द ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो है वो बहुत ईज़िली स्प्रेड आउट होता है और ये एक एंड स्टेज है जिसके अंदर जो है ये कैंसर लिम्फ नोड्स के अंदर शामिल होने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता है और डिफरेंट और दूसरे ऑर्गन्स को जो है वो टारगेट करके बोन्स, लंग्स, लिवर, इन सब में जो है वो जाके अपनी जगह बना लेता है और सेल ग्रोथ को बढ़ा देता है। नेक्स्ट स्टेज नंबर 1 में 98% सर्वाइवल रेट है, 2 में 88%, 3 में 52% और सबसे डेंजरस और ख़तरनाक स्टेज 4 जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो टारगेट होते हैं, उसमें 16% जो है वो केस ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो सर्वाइवल रेट मुमकिन है। वरना फिर जो है वो अल्टीमेटली अगर उस वक्त पेशेंट OPD में आता है या डॉक्टर के पास जाता है फिजिशियन के बाद कि भाई मुझे ये मसले हो रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली वही मिथ के लोहा लग गया तो फिर मौत वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि वो आया ही स्टेज 4 में है और फिर उसकी तमाम तर डायग्नोसिस टूल्स हैं, उस पर डॉक्टर को फौरी काम करना होता है, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सेल्स कलेक्ट करने होते हैं, उसको देखना होता है और फिर बाद में जाके अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो एक मिथ क्रिएट हुआ है कि जी लोहा लग गया तो फिर डेथ वाक़ई हो जाएगी। तमाम स्टेजेस को पढ़ने के बाद जो है वो सबसे
हाईलाइटिंग पे जो है वो जुमला ये याद रहना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। जितनी जल्दी तशख़ीस होगी उतने ही जल्दी पेशेंट क्योर होगा। डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस किस तरह से जो है वो मुमकिन है। डायग्नोसिस में सबसे पहले तो नेक्स्ट वो तमाम पॉइंट्स आते हैं जो कि मेनली इसके सिम्टम्स हैं कि कोई लम्स तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं फील हो रहा ड्यूरिंग फिज़िकल एग्जामिनेशन, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, पस डिस्चार्ज या फिर ब्लडी डिस्चार्ज, किसी किस्म का जो है वो नेक लाइन पे या फिर आर्मपिट पे या फिर अपर क्लेविकुलर लोअर क्लेविकुलर कोई लंप तो नहीं दिख रहा, लिम्फ नोड सॉइल तो नहीं है, किसी किस्म का पेन तो नहीं फील होता। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्यूरिंग हिस्ट्री, ड्यूरिंग फिज़िकल एग्जामिनेशन जो है वो डायग्नोसिस टूल हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन इसकी कैसे होगी। तो जब आफ्टर फिज़िकल एग्जामिनेशन आपको लग रहा है कि पेशेंट में भी इससे सर्वाइव कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर, तो सबसे पहले तो हम इसका जो है वो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे से जो है वो ये बात सामने आ जाती है कि कोई ट्यूमर जो है वो ग्रोथ पाया गया है पेशेंट में। इसके अलावा मेमोग्राम बहुत ही कॉमन डायग्नोस्टिक टूल है। पाकिस्तान में भी जो है वो काफ़ी ऐसे वो हैं इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स जहाँ पे जो है वो ये मेमोग्राम करवाया जा रहा है, लेकिन वेस्ट में जो है वो ये बहुत कॉमन है। मतलब नॉर्मल जो ओपीडी वाली जगह है वहाँ पे भी जो है वो मेमोग्राम के लिए जो है वो पेशेंट को सहूलत मौजूद है। नेक्स्ट, बाकी तमाम और इमेजनरी टेस्ट भी हैं जो कि इसको डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट इसकी रेडिएशन थेरेपी जो है वो दी जाती है पेशेंट को। कीमोथेरेपी बहुत कॉमन है कैंसर के लिए, कीमोथेरेपी। देन वैक्सीन्स हैं कुछ जो कि दी जाती हैं। अल्टीमेटली अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 का केस है तो फिर सर्जरी भी पेशेंट को जो है वो सर्जरी की तरफ भेजा जाता है। हार्मोनल थेरेपीज़ भी हैं जो कि अगर अनबैलेंस है पेशेंट, हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, तो फिर हार्मोनल थेरेपी के ज़रिए जो है उसको क्योर किया जाता है। देन टेमोक्सिफेन मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड हार्मोन ट्रीटमेंट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को जो है वो दिया जाता है। आई होप आई फाइट आई विन। अगर हम उम्मीद करें और हमारे अंदर लड़ने का जज्बा हो तो हम जीत सकते हैं।